क्या कोई सोच भी सकता है कि पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर जाने वाले बच्चे वहीं डूबकर मर जाएंगे? और ये घटना भी कोई यहां वहां नहीं, किसी छोटे शहर में नहीं, बल्कि दिल्ली के सेंट्रल इलाके में। आप सोचिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में देश भर के बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वहां पर कोचिंग करने पहुंचते हैं। यहां पढ़ाई करके कई बच्चे सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में पास भी हो जाते हैं और बड़े बड़े अफसर भी बन जाते हैं। लेकिन जो कल सिस्टम बदलने वाले थे, वो आज सिस्टम के आगे हार गए हैं। राजेंद्र नगर के प्रतिष्ठित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे 3 स्टूडेंट्स अचानक पानी भर जाने से डूबकर मर गए। कोई स्टूडेंट केरल से यहां पर पढ़ने आया था, कोई तेलंगाना से और कोई उत्तर प्रदेश से। इन स्टूडेंट्स ने कोचिंग सेंटर को लाखों की फीस दी थी, लेकिन बावजूद इसके कोचिंग सेंटर की लालच की वजह से इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज दिल्ली के इस बीमार सिस्टम पर करेंगे बहस, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देख लीजिए। एमसीडी को एक लेटर लिखा है। एमसीडी जुरिस्डिक्शन में ऐसे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं बेसमेंट में इल्लीगल तरीके से, जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को वॉयलेट किया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है। इन सब पर कार्रवाई हो। तो जिम्मेदारी जिस अधिकारी की बनती है, उस अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाए। एमसीडी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये बच्चे यहाँ पर आईएएस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए थे, वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण इन्हें अपने प्राण से हाथ धो पड़ने पड़े। इसकी मौत के जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है पूरी तरह। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 15 साल में उन्होंने दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया? गंदी राजनीति करना बीजेपी की आदत है। आतिशी जी एक चिट्ठी लिख देती है और उनका काम खत्म हो जाता है। अब लगभग 12-16 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी को फुर्सत नहीं है। अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, चर्चा करें, बात करें और इन समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आता है। ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है। ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। कौन है इसके पीछे? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हादसा नहीं बत्या है और दिल्ली की मंत्री तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहाँ जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। कोचिंग सेंटर कैसे बन गया डेथ सेंटर? और अब देखिए, अब सब अपने अपने कमान से तीर निकाल रहे हैं और आरोपों के तीर एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहां पर यही है कि आखिर दिल्ली का ये सिस्टम इतना बीमार कैसे हो गया कि बेसमेंट में भरे पानी में 3 बच्चे डूब जाते हैं। वो स्टूडेंट जो अपने घर बार छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दिल्ली आए थे अपना भविष्य बनाने। यही कुछ सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, सबसे पहले मैं परिचय आपसे करा दूं। राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश सहगल साहब हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यूपीएससी के अभ्यर्थी मानसी दुबे भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो देखिए, देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली जैसे राज्य में दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं इस उम्मीद को लेकर, इस सपने को संजोकर कि वो कुछ बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और यहाँ इन कोचिंग सेंटर्स की बदौलत वो रहते हैं। लेकिन सोचिए कि बेसमेंट में पानी भर जाता है, 3 बच्चे डूबकर मर जाते हैं। ये बात सुनने में बहुत अटपटी और गले नहीं उतर रही है अभी भी, लेकिन पूरा देश इस घटना के बाद से सन्न है और इन कोचिंग सेंटर्स पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ चलिए अब बहस की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, रीना गुप्ता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही
कि ये बच्चे, इनकी गलती क्या थी? यही कि इन्होंने अपना राज्य छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर को चुना कि वहां पहुंचकर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें मिला क्या? आज उनके परिवार सोच रहे होंगे कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को अपनों से दूर भेजा, किस भविष्य के लिए भेजा? आज वर्तमान भी नहीं बचा उनका। शिरीन जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत ही दुख भरा हादसा हुआ है। एक माँ होने के नाते, खुद पेरेंट होने के नाते मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि उन बच्चों के माँ बाप की इस समय कितनी बुरी हालत हो रही होगी। जितना कि अभी तक की तहकीकात से पता चला है, ये जो बेसमेंट था इसमें गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। जैसा कि आप जानती हैं कि दिल्ली में कहीं पे भी बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी जो पेपर सामने आए हैं उनसे पता चला है कि परमिशन सिर्फ एक स्टोरेज बनाने की और कार पार्किंग की दी गई थी इस कोचिंग सेंटर को। वहाँ पे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब वो लाइब्रेरी बनाई और कब वहाँ छात्रों को बैठाया गया, ये पूरा तहकीकात का मामला है कि कैसे वहाँ पे इतनी बड़ी इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। जो सामने आया है, फायर एनओसी उनको जो मिली थी वो भी उनको स्टोरेज के लिए मिली थी। 2021 की फायर एनओसी सामने आई है। तो बहुत ही दुखद हादसा है। आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, हम सब इस दुखद घड़ी में पेरेंट्स के साथ हैं और हम सब इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि दिल्ली के बेसमेंट्स में अगर कहीं पे भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो उसके खिलाफ हम सबको मिलके इस समय आवाज उठानी पड़ेगी कि कमर्शियल एक्टिविटी अगर अलाउड नहीं है तो दिल्ली के अलग अलग एरिया में तहकीकात आप कर रहे हैं रीना जी। मॉनसून की ये तैयारी है दिल्ली में, वो दिल्ली जो पिछले कई सालों से डूब जाती है, वहां ऐसी तैयारी थी आप लोगों की मॉनसून की? जी शिरीन जी, ये जो एरिया था यहाँ पे नाले की एक्चुअली सफाई हुई है। आज आपने देखा होगा हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने एक वीडियो भी जारी किया है कि किस तरह से कुछ एरियाज ऐसे थे जहां नालों की सफाई नहीं हुई, लेकिन राजेंद्र नगर एरिया में खुद वहां के विधायक ने भी ये क्लियर किया है कि यहाँ पे नाले की सफाई एक्चुअली हुई थी। पानी भर गया था वहां पे, कोई एसयूवी आई, एसयूवी के जोर से जाने से पानी एकदम से बेसमेंट में चला गया और बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है श्रीन जी कि कैसे उस बेसमेंट में वो इलीगल एक्टिविटी चल रही थी। इसकी पूरी तहकीकात हो रही है। जो कोई अधिकारी या जो कोई कर्मचारी, कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी ने अगर रिश्वत ली है, अगर किसी ने इस इलीगल एक्टिविटी को नजरअंदाज किया है, एक एक को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक एक को बिल्कुल जितना अगर किसी को सूली पे लटकाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हमारी सरकार लीगल तरीके से, हर तरीके से फैमिलीज के साथ खड़ी है। ये समय गंदी राजनीति करने का नहीं है, ये समय दोषारोपण करने का भी नहीं है, लेकिन सवाल उठाने का समय है। सवाल पूछा जाएगा आपसे भी और जितने लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से। ठीक है, चलिए मैं आती हूँ आपके पास। राधिका खेड़ा, मतलब दिल्ली जैसे शहर में जहां बेतरतीब तरीके से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इतने कोचिंग संस्थान और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो नियमों को ताक पर रखकर, सीना चौड़ा कर वहां पर इस तरीके से छात्रों के भविष्य के, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। शिरीन जी, सबसे पहले तो जो ये दुखद घटना हुई है उसमें जिन बच्चों की जान गई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे कि वो ऐसा दुख है जो जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं मानती हूँ माँ बाप के लिए अपना बच्चा खोना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। तो उनको हिम्मत दे उनके परिवारों को कि इस दुख को वो सह सके। देखिए, आज जो दिल्ली है वो ये समझ चुकी है कि केजरीवाल सिर्फ शराब माफिया और शराबियों के ही किंगपिन नहीं, पर डूबती दिल्ली के भी किंगपिन है। दिल्ली में शराब घोटाले के मुख्य आरोपी जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी रिहाई को लेकर पूरा गैंग, पूरा के पूरा ठर्रा ब्रिगेड वो पूरी तरह से चिंतित था कि अरे ये कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का बाहर निकलने के लिए उनको चिंता है, लेकिन जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी को लेकर सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है और वो हमें लगातार देखने को मिल रहा है। सड़कों पे पानी भरता जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है।
हमने ये भी देखा कैसे कुछ दिन पहले एक और बच्चा आसपास के एरिया में ही वो घटना है जहाँ पे वो करंट लगने से, पानी भरने की वजह से जो करंट लगा उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से कई केस आए हैं दिल्ली में। लेकिन लगातार और हर बार जब आप इनसे सवाल करेंगे तो ये बोलेंगे वो तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रही। पहले ही कहते थे, दिल्ली वासियों को लगातार कहते थे कि अरे आप हमें एमसीडी में हम नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। केजरीवाल साहब का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है, क्योंकि दिल्ली में हम नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो आप दिल्ली में एमसीडी में हैं तो आप फिर भी नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल साहब जब लोकसभा के समय पे बाहर आए थे, उनका आपको याद होगा, उन्होंने लगातार दिल्ली वासियों को कहा था अगर आप मुझे जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो ये 7 सीटें दिल्ली की आप हमें जिताएंगे। दिल्ली वासियों ने उनसे विश्वास इस बार नहीं किया, तो उसकी सजा वो इस तरीके से दिल्ली को दे रहे हैं। ऐसा दिल्ली ने कभी नहीं सोचा था कि वोट ना देने के लिए चोट केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को देंगे, जो इतनी भयानक होगी कि आप ये छोड़िए कि और भी तो वहां बच्चे थे, वो तो कितनी मुश्किल से निकले। अभी तो सिर्फ 3 की मौत हुई, जो बहुत दुखद है और बड़ी घटना हो सकती थी। और आने वाले समय में हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। जिस तरीके से वहां पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लगातार कंप्लेंट जाती है लोकल एमएलए के पास, और वहां की एमसीडी की टीम, लोकल एमएलए की टीम चेक्स क्यों नहीं करती? सर्टिफिकेट देने का मतलब ये नहीं होता। और प्रॉपर एमसीडी के स्क्वाड्स होते हैं जो लगातार ऐसी कमर्शियल स्पेस पे जाके जिनकी जिम्मेदारी होती है कि चेक करे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो लाइब्रेरीज हो, जो भी कमर्शियल स्पॉट्स है, वहां के सेफ्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं उनकी चेकिंग करी जाती है, क्या नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्या करते हैं ना, जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, इनके लोग वहां जाते हैं, रिश्वत लेके वहां से चले जाते हैं। और ये हम लगातार देखते हैं स्पेसिफिकली उस एरिया में। अगर आप वहां जाके सुनेंगे, और यहाँ पे रीमा भी कह रही थी, ठीक है, मैं आती हूँ राधिका जी, मैं आती हूँ। देखिए सोल्यूशन सब जानते हैं, एक सेकेंड जल्दी से बात पूरी कीजिए, बाकियों के पास भी मुझे जाना है क्योंकि ये सोल्यूशन सब जानते हैं। रीमा जी कह रही थी कि हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। अरे कैसे साथ खड़े हैं? देर आप उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके घर में ये मृत्यु हुई है। आप कहाँ खड़े हैं? देर रात तक आपके विधायक, आपके नेता, ना संतरी ना मंत्री, कोई नहीं पहुंचा था वहां पे। ठीक है, चलिए, रीना जी इसका जवाब देना भी चाह रही है, लेकिन पहले मैं एक एक करके बाकी लोगों से भी रिएक्शन ले लूं। अभिषेक दत्त, मतलब ये तो दुर्भाग्य है दिल्ली का, देश की राजधानी है, दूर दूर से लोग सपने बड़े लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली पिछले कुछ सालों में दिल्ली की जो हालत हो गई है, खासतौर से मानसून के समय पर हम जो देखते हैं, क्या तैयारी की जा रही है, किसको दोषी दिया जाए? ये सिस्टम इतना बीमार दिल्ली का कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहले सभी दुखित परिवार को परमात्मा शक्ति दे इस दुख को सहने की। देखिए, आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। बड़ा आसान है मेरे पे भारतीय जनता पार्टी के एलजी पर या इनके पुराने पार्षद पे या इनके एमपी पे या एमएलए पे क्वेश्चन उठाना, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इसका ऐसा पिछले 5-6 सालों में क्यों हो रहा है। देखिए, मैंने शीला जी के समय में एज ए काउंसलर उनके साथ काम करा था। जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो वो मार्च के महीने में डीसिल्टिंग कमेटी बनाती थी दिल्ली के लिए, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी भी होते थे, 5 निगमों के कमिश्नर भी होते थे, और 31 मई तक डीसिल्टिंग रिपोर्ट को हम ऑफिशियल जारी करते थे, जहां पे लोकल आरडब्ल्यूएस के साइन कराए जाते थे, जहां पे सभी बड़ी छोटी नालियों की सफाई होती थी ताकि बारिश की तैयारी दिल्ली कर सके। पिछले 5 साल से लगातार एक के बाद एक हादसा दिखाई देता है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि दिल्ली में डीसिल्टिंग नहीं होती। करोड़ों रुपए टैक्स का दिल्ली सरकार एमसीडी डीसिल्टिंग के नाम पर कागजों में लगाती है। मैं तो चाहूंगा कि सीबीआई की इंक्वायरियों के पिछले 5 साल में कितना पैसा डीसिल्टिंग पे लगाया गया और वो पैसा कहां गया। आज अगर आप देखेंगे, मैं स्टूडेंट्स की वॉइस को सुन रहा था, वो पिछले लगातार 1 हफ्ते से लोकल प्रशासन को, एमएलए को, काउंसलर को नालियां साफ करने के लिए रेगुलर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ड्रेन का पानी घरों में आ रहा है, उसकी सफाई कीजिए। डेफिनेटली बेसमेंट के अंदर जिस तरीके से प्रावधान था, ये गलत था। 2024 की एक कंप्लेंट भी अभी सोशल मीडिया पे आई है कि उन्होंने कमिश्नर को ऑनलाइन वहां के किसी रेजिडेंट ने कंप्लेंट करी है। परंतु सबसे बड़ा सवाल है, केवल राजेंद्र नगर तक सीमित नहीं है। डिफेंस कॉलोनी पानी के अंदर है, कालका गढ़ी गांव पानी के अंदर है। दिल्ली के अंदर जितनी भी कॉलोनीज हैं, एक छोटी सी बारिश में पानी के अंदर आ जाती है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो इसको लिया है, और मेरी खुद 2 पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लास्ट वीक लिस्ट हुई, जहां पे कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ये जवाब नहीं दे पाए कि आपने डीसिल्टिंग के नाम पे क्या करा। 1-2 घंटे की बारी में दिल्ली रुक जाती है। सबसे बड़ा काम है कि जो प्रशासन करोड़ों रुपए, और इसमें कई भ्रष्ट नेता इन्वॉल्व होंगे, वो किसी भी दल के हो सकते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होंगे, और ये केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है।
एलजी किसे, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनरेबल एलजी को रिपोर्ट करती है, उतनी जिम्मेदारी एलजी की। एलजी क्यों नहीं आके सामने बयान देते? मुख्यमंत्री जेल में बैठे प्रशासन को नहीं रन कर सकते, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, पर दूसरी तरफ एलजी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एमसीडी रिपोर्ट्स टू एलजी इन दिल्ली। एलजी क्यों नहीं आके इसमें सवाल देते हो? क्यों नहीं बताते कि करोड़ों रुपए जो डिसिल्डिंग के नाम पे टेंडरों के माध्यम से प्राइवेट लोगों की जेब में जा रहा है, उसमें क्या एक्शन इन्होंने लिया? ठीक है, चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब अभी कोई नहीं देगा, सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाएगा, क्योंकि हो यही रहा है बीती रात से। हमारे साथ यहाँ पर उमेश सहगल साहब हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं दिल्ली के। उमेश जी, मतलब ये सवाल उठता है कि दिल्ली को आखिर हो क्या गया है, और ये जो घटना जो दिल्ली में हुई, जिसकी मतलब एटलीस्ट हम दिल्ली जैसे शहर से, मेट्रो सिटी से इस तरह की खबरें आती हैं तो वो वाकई चौंकाती हैं। ये कोचिंग सेंटर की मनमानी आप समझ रहे हैं, ये सरकार की लापरवाही आप समझ रहे हैं, या सिस्टम इतना लाचार, इतना बेबस हो गया है कि इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में भी, तो वो फिर चौंकाएंगे नहीं आगे? ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि ऐसा हादसा हुआ, मगर आप ये देखिए कि जिस तरीके से दिल्ली में अनऑथराइज काम हो रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, अनऑथराइज यूज़ हो रहा है, वो उसमें कोई भी अगर विपदा आती है तो उसमें कोई ना कोई इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो हम किस्मत वाले हैं कि यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आया, भगवान करे वो ना आए। अगर आ गया तो देखिए क्या हाल हो गया शहर का। तो अब इस इशू को ले लीजिए। कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर रेजिडेंशियल एरियाज़ में चल रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है, वो वैसे तो अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। चलिए आपने अलाउ भी कर दी, तो बेसमेंट में सिर्फ अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें तो ये तो पहले स्टोरेज के लिए थी, सिर्फ बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए थी, वहाँ लोग जाके आके बैठ नहीं सकते थे, दफ्तर नहीं चल सकते थे। मगर थोड़ा बहुत इन्होंने प्रोफेशनल्स वगैरह को अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि लॉयर्स वगैरह। मगर ऐसी ये एक्टिविटी भी बंद कर देनी चाहिए कि जहाँ भी पब्लिक के लोग आ रहे हैं, किसी वकील को मिलने आ रहे हैं या किसी आर्किटेक्ट को मिलने आ रहे हैं, वो एक्टिविटी बेसमेंट में नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी बेसमेंट बनाई, वो ठीक नहीं बनाई, उसका ठीक यूज़ नहीं किया, मैं सफ़र करूं, लोग उसमें क्यों आके सफ़र करें? जो लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, यही चीज़ देखिए जो उपहार में सिनेमा हॉल में हुई, यही चीज़ वहाँ भी थी कि जहाँ भी लोग जाते हैं, मामला सीरियस है तो बेसमेंट देखिए, अस्पताल जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए आज दिल्ली में, बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ स्टोरेज के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। और हॉस्पिटल्स में तो इस टाइप के लोग होते हैं जो भाग भी नहीं सकते, जो फंसे रहेंगे वहाँ। तो कम से कम अस्पतालों में, कोचिंग सेंटर्स में, ये बाकी जगह जो इस टाइप की है, यहाँ बेसमेंट या तो सील कर दी जाए, बंद कर दी जाए अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितनी बेसमेंट्स आपने सील की हैं पिछले 2 साल में या 3 साल में? मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर सील किया जाए तो इतना शोर मच जाता है कि आपने सील कर दिया, सील ना किया जाए तो ऐसे हादसे हो जाते हैं, फिर शोर मच जाता है। देखिए दिल्ली की आबादी जहाँ 15 लाख थी सन 47 में, 9 लाख थी, आज वहाँ 3.5 करोड़ हो गए हैं। अब 3.5 करोड़ लोग जगह उतनी में ही हैं। अभी अनऑथराइज वगैरह काम हो रहा है, सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को प्रोटेक्शन दी गई है कि आप उसको डिमोलिश नहीं कर सकते। तो कोई क्या करे? अब इंस्पेक्टर राज तो हो गई, इंस्पेक्टर्स जाएंगे, पैसा खाएंगे तो उनका काम बन जाएगा। अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको उनकी पिटाई हो जाएगी। तो अब ये हादसा हो गया, इस हादसे को आप इग्नोर मत करिए। सिर्फ उसमें बेसमेंट में हुआ या कोचिंग सेंटर में हुआ, इस बात को भी भूल जाइए। आप ये देखिए कि ये हादसा कहीं और भी ना हो सकता है। तो कम से कम अगले 3 महीने में चीफ सेक्रेटरी वगैरह को चाहिए है कि एक कमेटी बनाए जो कि हर बेसमेंट में जाए, दिल्ली की हर बेसमेंट में जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रही है और जो ऑफिस में भी चल रही है, और जहाँ स्टोरेज के अलावा या पार्किंग के अलावा कुछ और हो रहा है, वहाँ जाके एक्शन लें और सील कर दें उसको। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसी और बेसमेंट में ऐसा हादसा हो जाएगा। अब ये नाले का पानी आ गया, इसमें कहीं और का पानी भी आ सकता है, जलबोर्ड का पानी लीक करके आ सकता है। ऐसे हादसों के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब दिल्ली जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और बिल्कुल सर देखिए, एक आंकड़ा भी है
जिसमें 583 कोचिंग जो संस्थान है दिल्ली में चल रहे हैं उसमें 67 के पास ही सिर्फ और सिर्फ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जो फायर और दूसरे सर्टिफिकेट के बिना चल रहे हैं। यही आंकड़े बता देते हैं कि हमारा सिस्टम कितना लाचार हो गया है। और ये जो कोचिंग संस्थानों के जो मालिक बैठे हुए हैं, जो मोटी मोटी फीस वसूलते हैं हमारे स्टूडेंट से, वो कितने मनमानी तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ, एक तरीके से वो तो अपना बिजनेस ही चला रहे हैं। ठीक है सर, मानसी दुबे हमारे साथ हैं, यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं। मानसी, आप बताइए, क्योंकि आपने भी कोचिंग सेंटर्स की इस मनमानी को झेला होगा। मतलब एक पूरा आप लोगों को बना कर दे दिया जाता है जिसमें लंबी चौड़ी फीस होती है, एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों से वसूला जाता है, उसके बदले में सेफ्टी, सिक्योरिटी, एश्योरेंस कुछ मिलता है? क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मतलब मैं खुद वहां से कोचिंग करी हुई है मैंने, और लाइब्रेरीज भी जाती हूँ मैं। तो आप ये समझिए, करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर की कम से कम मैं बोलूँ तो 95% लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड ही चलती हैं। वहाँ सिर्फ 5% लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होंगी, अदरवाइज अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज ही है वहाँ पे। मैं जिस लाइब्रेरी में मैं जाती हूँ वो खुद अंडरग्राउंड है। और जहाँ तक रही बात कोचिंग सेंटर्स की, तो वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की फीस वसूलते हैं बच्चों से, जो बच्चे दूर दूर के गांव से, छोटे कस्बों से बड़े बड़े सपने लेके आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे अफसर बनने के लिए। तो मतलब मेरा तो ये कहना है कि ये कोई अंडर द टेबल काम नहीं हुआ है। जो हुआ है, जो ये लाइब्रेरीज चल रही है, ये कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि ये चोरी छुपे हो रहा है, किसी को पता नहीं है वहां पे। ये काम अभी से नहीं, सालों से हो रहा है। लाइब्रेरीज ऐसा तो नहीं है कि 1-2 साल से चल रही है, लाइब्रेरी सालों से अंडरग्राउंड चल रही है। और अर्बन फ्लडिंग का एक जो टॉपिक है, वो हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को स्पेशली पढ़ाया जाता है। हर दूसरे तीसरे साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जो हमसे पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ये अर्बन फ्लडिंग होती है, उसको लेके मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। अभी ये 2-3 दिन पहले पटेल नगर में मेरा एक फ्रेंड, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा, वो भी पानी भरा हुआ था, उसको वहां अर्थिंग आई है, जो हुआ उसको झटका लगा और उसकी भी वहां डेथ हो गई। उसके रिगार्डिंग भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम खुद वहां पे थे, हम लोगों ने देखा, मतलब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अब तो द डैमेज इज डन, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। यही चीज हम पहले कर सकते थे। सुना आपने रीना जी, द डैमेज इज डन। मानसी दुबे खुद बता रही हैं कि वो जिस लाइब्रेरी में जाती हैं वो भी बेसमेंट में है। और उनको आपने सुना जिस राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पर हादसा हुआ है, वो कह रही हैं कि 95% लाइब्रेरी ऐसी हैं जो बेसमेंट में है। बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, वहां जाना पड़ता है। आप लोगों की नजर क्यों नहीं जाती इस तरह की चीजों पर, या इंतजार करते हैं आप सभी कि बस कोई हादसा हो जाए उसके बाद हम एक्शन में आए? देखिए शिरीन जी, आज बहुत दुख वाला दिन है, इसलिए मैं गंदी राजनीति नहीं करना चाहती थी। राजनीति मत परंतु कीजिए, आप सवालों का देखिए, जवाब तो भारतीय देंगे ना जनता आप, रीना पार्टी जी। के प्रवक्ता ने बिल्कुल इस पर मैं कह रही हूं कि देखिए, जैसे कि इस बिटिया ने भी बताया कि ये आज नहीं हुआ है, पिछले 15 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन था। पूरा ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद पड़ा है। जो 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ, जगह जगह ये कोचिंग सेंटर, इलीगल लाइब्रेरी, ये सब बनी हुई हैं। अब 1 साल से हमारे पास शासन आया है, 1 साल में हम सब कुछ सही नहीं कर सकते। आज का दिन ये था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब लोग मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन बताएं कि हम सब मिलके ऐसे काम करेंगे कि ये इलीगल एक्टिविटी ना हो, ये कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। दिल्ली में जो 7 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों का हिसाब देने के लिए राधिका खेड़ा बैठी है, मैं पूछूंगी उनसे। पर आप मुझे बताइए, आपने पिछले 1 साल में इस मॉनसून की शुरुआत से पहले क्या किया? नहीं करने दे जो डीसिल्टिंग, नहीं मेरी बात सुनिए ना पहले आप, डीसिल्टिंग की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कराई गई? मानसी को सुना ना आपने, वो कह रही है कोई झांकने तक नहीं आता है वहां पर। आप कह रही हैं कि हमें अभी समय लगेगा। और मेयर का एक बयान भी वायरल हो रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा, जो शैली ओबेरॉय, जिसमें कह रही हैं कि मॉनसून एंजॉय करिएगा इस बार। ये एंजॉय है, इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। मैं बोलूं शिरीन जी? बोलिए। देखिए, आज भी
हमारे मंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको एक्सटेंशन देती जा रही है। जब वो मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं है तो एलजी महोदय उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के मंत्री ने कहा है कि आपने डीसिल्टिंग क्यों नहीं करी, जवाब दीजिए। उनको वीडियो भेजा है कि आपने इस एरिया में डीसिल्टिंग नहीं करी, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं बन रही है एलजी महोदय की। दिल्ली के अंदर अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसको बर्खास्त करना, उसका ट्रांसफर करना सिर्फ एलजी महोदय के हाथ में है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रही। आज का दिन तो था कि आप सब मिलके बोले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, हम सब मिलके काम करेंगे, लेकिन नहीं, आज भी गंदी राजनीति करने पे तुले हुए हैं। उन बच्चों के माँ बाप जो टीवी देख रहे होंगे आज उनको कितना बुरा लग रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी गंदी रोटी सेकने के अलावा और इनके पास राजनीति करने में तो कोई पीछे नहीं होता है। अगर वो आपकी तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप भी तो वही कर रही है ना। रीना, मैंने आपसे ही पूछा था, राधिका जी मैं फिर आप ही के पास आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा इसका। लेकिन रीना मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा था आपने इस मॉनसून से पहले क्या किया? आप लोग कौन कौन से इलाके में गए, किस किस बेसमेंट की जांच आप लोगों ने की? मॉनसून से पहले 4 महीने पहले कमेटी बनी, सबको निर्देश दिया गया, फंड जारी किया गया कि डीसिल्टिंग कराई जाए। जहां जहां डीसिल्टिंग नहीं हुई वहां से सबूत इकट्ठे करके चीफ सेक्रेटरी को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को, हर चीज के लिए डरने पर आप लोग बैठते हैं ना, बैठते इस चीज के लिए। आप बोलते कि ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरह जान खतरे में है बच्चों की, क्यों नहीं आप लोग धरने पर बैठ गए फिर इस मामले के खिलाफ? ठीक है, चलिए अब राधिका खेड़ा आप इसका जवाब दीजिएगा। आप कह रही थी ना कि 15 सालों का हमारी तरफ उंगली उठा दी जाती है पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी। आपने सुना श्रेया जो हमारे साथ यहाँ पर मानसी दुबे हैं, वो कह रही हैं कि ये कोई आज की स्थिति नहीं है, वो उनके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उस इलाके में रहकर कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सालों से इसी तरह की स्थिति और ऐसी ही मनमानी होती रही है। फिर सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया? फिर देखिए शिरीन जी, सालों से अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी भयानक स्थिति तो हमने आज तक नहीं देखी जो लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है हो रही है। जैसा मैंने कहा, ये लोग अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्री की चिंता करने में व्यस्त है, लेकिन जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया उनकी चिंता कैबिनेट से नहीं कर रहा। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ये तरीका है। अच्छा रीना जी एक मिनट सुनिए पहले उनको। रीना गुप्ता एक मिनट सुनिए पहले, राधिका बोल क्या रही है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इसका। आपको इस तरह की गंदी राजनीति करते हुए कम से कम आज रीना गुप्ता जी पहले आप सुनिए, कम से कम आज तो इस मुद्दे को तो गंभीरता से लीजिए ना। ये आप लोगों की राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवार आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए एक एक करके। पहले राधिका खेड़ा आप इस पर जवाब दीजिए। शिरीन जी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभी बिहेव कर रही है उससे पता चल रहा है उनको इस मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशीलता है। इस समय भी वो चीखना चिल्लाना आरोप लगाना कर रही है। ये इससे पहले कह रही थी, और मैं और रिकॉर्ड और बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ कि उस एरिया के लोगों ने लगातार वहां के विधायक को जाके रिक्वेस्ट करी कि नाले साफ करवाए जाए, लेकिन उन्होंने वहां पे नाले साफ नहीं कराए। फिर ये कह रही है कि नहीं उन्होंने करवाए। ये आज मैं सबूत दिखा देती हूँ, ये आज की फोटोग्राफ है, ये आपके यहाँ पे दिखाई दे रही होगी जहाँ पे नाले साफ अब कराए जा रहे हैं। जब वहां की जनता लगातार कह रही थी सफाई कराई जाए तो नहीं कराई जा रही थी। ये आज के विजुअल्स है, आज सफाई कराई जा रही है, वरना सफाई वहां नहीं कराई गई। अगर सफाई कराई जाती तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती और वो 3 बच्चे शायद हमारे बीच होते। तो ये लगातार जो इनकी लापरवाही है। देखिए, और बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी, तो एलजी साहब ने इस बात का संज्ञान लिया है और खर्रा ब्रिगेड के विपरीत जाके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अदालत में जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो जो इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर। उन लोगों की परमिशन के अंदर जिन्होंने ये परमिशन को अनदेखा किया, वहां पे गए नहीं, जो कंप्लेंट आए, हर चीज की जांच होगी और सबको न्याय मिलेगा। और आप लोग भी इंतजार ही कर रहे थे इसका मतलब, राधिका खेड़ा आप लोग भी इंतजार कर रहे थे ना। आपने तो शुरू में ये कह दिया कि हुआ नहीं ना कुछ 15 सालों में, इंतजार आप लोग भी कर रहे थे और अब भी इंतजार आप इस बात का कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जब सामने आए तो सब अपनी राजनीति करें। शिरीन जी, क्या 15 सालों में कोई ऐसा हादसा? तो मैं वही कह रही हूँ ना कि आप लोग भी इंतजार ही कर रहे थे ना किसी तरह के हादसे का।
नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम ध्यान रखते थे, हम नालों की सफाई कराते थे, ऐसे दिल्ली नहीं डूबता था। आपने देखी है यमुना जी की हालत, जो सफेद बुलबुले आज उठ रहे हैं, जैसी छठ आ जाएगी इनके मंत्री वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन लोगों ने बर्बाद करके रखा है 15 साल में, 1 साल में दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो सकता। ये 15 साल के भ्रष्टाचार का नतीजा है आज हमारे सामने। वेरी शेमफुल। ठीक है, कि मैं माँ हूँ और मुझे आप लोग सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाइए, लेकिन इस बात का सलूशन क्या है, सवाल तो ये उठता है। ठीक है, अभिषेक दत्त इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अभिषेक दत्त, ठीक है, आप अभिषेक दत्त को सुनिए प्लीज। आप दोनों एक दूसरे पर उंगली बाद में उठाइएगा, थोड़ा सा गंभीरता से। अभिषेक, आप तो एमसीडी से नजदीकी से जुड़े रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, इतना मुश्किल है क्या दिल्ली को मेंटेन करके रखना, उसकी परेशानी को दूर करना? मैम देखिए, सबसे बड़ी शर्म आती है जिस तरीके से दोनों हमारी प्रवक्ता बहनें आपस में लड़ रही हैं। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश और दिल्ली के आगे। पहले एयर पोल्यूशन की वजह से दिवाली से लेके फरवरी तक लोग दिल्ली में नहीं आते, और अब दिल्ली के अंदर ड्यू टू कोचिंग सेंटर जो बच्चे आते हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, हमारे इंडस्ट्रीज नहीं है। इन इंसिडेंट्स के बाद में लोग दिल्ली आना बंद कर देंगे। ये माने कि इनसे गलती हुई है, आगे से गलती नहीं होगी, ये बोले कि हम डीसिल्टिंग को लेके कार्रवाई करेंगे, ये अपनी माफी मांगे। इस तरीके से डिफेंड करना और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से नतीजा क्या निकलेगा? मैं खुद आपने मुझसे पूछा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। मैडम, लास्ट वीक मैंने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में 2 PILs लगाई। एक जगह मैं खुद इन पर्सन पेश हुआ और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूछा कि डीसिल्टिंग का पैसा कहां जा रहा है। ये लास्ट वीक की बात है। एनजीटी में हम गए हैं कि जो अनलिवेबल कंडीशंस दिल्ली में हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़ा आसान है एक विधायक का या एक पार्षद का उंगली उठा के ये कहना कि ये गलती दूसरे आदमी की है। वो तो 10 साल के बाद बदल जाएगा, परंतु दिल्ली की स्थिति कहां जा रही है? मुझे लगता है एक समय आ गया है, एक ब्रांड दिल्ली जो शीला जी के समय में बना था, एक ग्रीन दिल्ली जो शीला जी के समय में बना था, उसको रिवाइव करने का। आज दिल्ली में लोग आना नहीं चाहते, एयर पोल्यूशन से परेशान है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, गंदे पानी से परेशान है। सोच रहे होंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली में, उनके माँ बाप इस वक्त कितनी चिंता में होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजा हुआ है। उमेश जी, फिर सल्यूशन क्या है? मतलब जिम्मेदारी तो क्योंकि तय नहीं हो पा रही है, सिर्फ एक दूसरे पर सवाल उठाया जा रहा है, सल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन तो ये है कि जो बेसमेंट्स हैं इनको सील कर दिया जाए, और इतना सीरियसली सील किया जाए, इनको खोला ना जाए, जो भी जिसका भी मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी भी परमिशन प्रॉपर्ली नहीं ली गई है। यहाँ तो बेसमेंट्स का इशू है, बट जो मोटा इशू है कि कोई ना कोई हादसा यहाँ होता रहता है, बारिश होती है तो बारिश में फ्लड आ जाते हैं, वो बेसिकली आबादी बढ़ती चली जा रही है। हमारे मास्टर प्लान्स जो हैं वो केटर कर नहीं पा रहे हैं इसको, मास्टर प्लान की ज़्यादा अवहेलना हो रही है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, ना पॉलिटिशियंस उसमें इंटरेस्टेड हैं, ना लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो कैसे इस सिटी का कुछ होगा? मुझे तो लगता है कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा, और जहाँ तक कोचिंग सेंटर्स का सवाल है, मैं ये यूपीएससी से पूछना चाहूँगा, या एक हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डिफेक्टिव है, या एजुकेशन या यूपीएससी के एग्जामिनेशन सिस्टम इतना डिफेक्टिव है कि लोगों को कोचिंग लेनी पड़ती है। क्यों कोचिंग लेनी पड़ती है? जब आपका लोग ग्रेजुएट बने हुए हैं, एमए उन्होंने पास किया हुआ है, कुछ लोगों ने पीएचडी भी की हुई है, उन लोगों को कोचिंग लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कुछ ना कुछ तो एग्जामिनेशन सिस्टम में गलत है ना, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के साथ नहीं चल रहा। इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कोचिंग सेंटर्स की। अब है, लाखों बच्चे बेचारे फोर्स हो जाते हैं, लाखों पेरेंट्स। मैं अब मानसी के पास आना चाहूंगी। सर, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मानसी दुबे का एक यहाँ पर मैं लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। मानसी, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं, आप वहां पर रहकर पढ़ाई भी कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इस तरह की मनमानी कैसे बंद हो? एक स्टूडेंट के तौर पर क्या बदलाव होना चाहिए? मैम, मेरा तो ये कहना है कि जो ये डिबेट हम आज कर रहे हैं, जो सवाल आज सबके मन में उठ रहा है, वो सवाल पहले क्यों नहीं आए? ये सवाल आज ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब सारा सब कुछ हो चुका है, अब 3 बच्चों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। रही बात ये लाइब्रेरीज और कोचिंग्स की, तो ये इतने टाइम से ये सब चल रहा है, और ये मनमानी फीस वसूलते हैं बच्चों से, मतलब लाखों में फीस वसूली जाती है। और मेरा तो ये कहना है कि बिल्कुल सही बात है, कोचिंग्स की इतनी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा हवा बना रखा है ना इस एग्जाम को लेके बच्चों के बीच में और सोसाइटी के बीच में, कि अगर
तुम कोचिंग नहीं लोगे जाके, तुम अगर ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में या मुखर्जी नगर में फॉर दैट मैटर नहीं रहोगे जाके, तो फिर तो तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, या तुम जिस सपने को लेके आए हो तुम वो सपना पूरा कर ही नहीं सकते हो। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और ये घटना, ये हादसा जी, राजेंद्र नगर ऐसा एरिया है जो दिल्ली का वन ऑफ द पॉश एरियाज माना जाता है। जब उस एरिया की ऐसी हालत है कि उसमें ऐसी मौतें हो रही हैं, ऐसी फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये सोचिए कि और बात आप कह रही हैं मानसी, क्योंकि इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, एजुकेशन सिस्टम पर, हमारी पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। राधिका जी माफी के साथ आपके पास आ नहीं पाऊंगी, वक्त की कमी है, तो हुंकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।